Hello everyone, let's start it with our subject EVS, and this is for teaching exams. All types of teaching exams like CTET, MPTET, DSSB, KVS, जिसमें भी 1 to 5th का EVS लगता है, उन सभी का मैंने मिक्सअप करके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं 1st to 5th क्लास से रिलेटेड एग्ज़ाम्स के लिए वो मैंने यहाँ पे लिए हैं। इसका पार्ट 1 हम बना चुके हैं और ये है इसका पार्ट 2। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहले एक कहानी है जो कि 1948 की है। जॉर्ज मैस्ट्रल नाम के एक व्यक्ति थे जो अपने डॉग के साथ वॉक पे जाते थे। तो जब वो वहाँ से वापस आए तो उनके कपड़ों पर और डॉग के फर पे कुछ बोल सकते हैं कुछ चीज़ें चिपकी हुई थी, और जब उन्होंने ऑब्ज़र्व किया तो वो सीड्स थे, और वो जिस तरह से चिपके हुए थे उसे देख के वो बहुत अमेज्ड हुए कि किस प्रकार से जो ये सीड्स हैं वो फर पे और क्लॉथ्स पे लगे हुए हैं। उन्होंने उस सीड्स को माइक्रोस्कोप में ऑब्ज़र्व किया और पाया कि बहुत छोटे छोटे टाइनी होल्स हैं उस सीड्स में, जिसकी मदद से वो कपड़ों में और फर में लग जाता है। इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए उन्होंने वेलक्रो बनाया। वेलक्रो जो है उसमें भी इसी प्रकार के टाइनी हुक्स रहते हैं, जिसकी मदद से वो किसी भी चीज़ पे चिपक जाता है। इसका यूज़ आजकल बहुत सी चीज़ों में होता है, जैसे क्लॉथ्स हुए, शूज़ हुए, बैग्स हुए, बेल्ट हुए, और भी कई चीज़ें हैं जिनमें से कुछ मैंने एग्जांपल्स में आपको बताई हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि नेचर से किस प्रकार से हमें इंस्पिरेशन मिल सकता है। तो ये एक नेचर से इंस्पिरेशन लेने के लिए एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया था। नेक्स्ट कहानी है जो कि 1996 की है, और ये जोधपुर की बात है। उस वक्त जोधपुर में बारिश नहीं हो रही थी। लंबे समय से बारिश न होने की वजह से पानी की किल्लत हो रही थी, कमी का सामना करना पड़ रहा था। फिर जो कुछ चीज़ें जो हमारे पुराने ज़माने की होती है या पुरानी चीज़ें होती हैं उनके बारे में उन्हें ध्यान में आया, और किसके बारे में याद आया? बावली के बारे में। बावली या उसे स्टेपवेल भी बोलते हैं। स्टेपवेल मीन्स एक कुएं की तरह ही होता है, लेकिन उसमें सीढ़ियाँ बनी हुई होती हैं। तो उसके बारे में उन्हें याद आया। वहीं पे पास में जो स्टेपवेल था उसको सभी जो भी एरिया वाले थे उन्होंने सभी एरियाज़ के पीपल से मिल के उसको क्लीन करवाया, अपने पैसे कलेक्ट किए और उसे क्लीन अप करवाया। अब हम अगर देखें कि उसमें कितना कूड़ा था, अगर उसे मेजर किया जाए तो लगभग 200 से ज़्यादा ट्रक भर के उसमें से गार्बेज निकला। और जैसे ही वो साफ़ हुआ उसके बाद धीरे से वो जो स्टेपवेल है वो भर गया, जिसकी मदद से सभी की प्यास बुझी। फिर कुछ वक्त बीता और फिर बारिश आना वापस शुरू हो गया, और जैसे ही बारिश आई वो फिर से उस स्टेपवेल को, हमारे पुरानी चीज़ों को वो भूल गए। तो ये एक मानव की प्रकृति बताई है इसमें कि जब विपदा आती है तो सारी चीज़ें याद आती हैं और उन्हें अच्छे से निभाया जाता है, अच्छे से यूज़ किया जाता है, और जैसे ही वो चीज़ वापस ठीक हो जाती है उस चीज़ को भूल जाते हैं। जैसे जब जोधपुर में बोल सकते हैं कि पानी नहीं हो रहा था तो उन्हें स्टेपवेल की याद आई, पानी को बचाना चाहिए, ये सब समझ में आया। लेकिन जैसे ही वापस पानी उसी मात्रा में मिलने लगा तो उन्होंने वापस उसी प्रकार से पानी को बर्बाद करना, स्टेपवेल को भूल जाना, ये सारी चीज़ की। नेक्स्ट है हमारी अल-बुरानी के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। अल-बुरानी जो है वो एक ट्रैवलर हैं जो भारत आए थे, और ये बहुत हज़ारों वर्षों पहले की बात है। और वो जहाँ से आए थे उस जगह को आज हम उज़्बेकिस्तान के नाम से जानते हैं। और अल-बुरानी जो है वो भारत आए थे और उन्होंने बहुत सी चीज़ें ऑब्ज़र्व करी, और जो उन्हें यूनिक लगी, एंटिक लगी,
उनके बारे में उन्होंने लिखा है और बहुत से चीज़ों के बारे में लिखा है। और उन सब में से एक ये जो है पॉइंट यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो पॉइंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो उन्होंने उनकी भाषा में लिखा है। जो प्यूपिल है यहाँ के मीन्स हमारी कंट्री के, इंडिया के, वो बहुत स्किल्ड हैं। किसमें स्किल्ड हैं, किसमें माहिर है? पॉन्ड्स बनाने में। और वो कहते हैं कि उनके जो कंट्री में हैं, उनके जो कंट्री के व्यक्ति हैं, पर्सन्स हैं, वो इन चीज़ों को देख के बहुत सरप्राइज़ होंगे। जो क्या करते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं, पॉन्ड में क्या खासियत है? तो बड़े बड़े चट्टानों को एक के ऊपर एक रखा जाता है, उसे फिर जॉइन किया जाता है आयरन रॉड की मदद से, और इससे वो चबूतरा बनाते हैं। अब चबूतरा क्या होता है? तो एक थोड़ा सा ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाना, उसको चबूतरा ही कहते हैं। तो लेक के चारों तरफ इस प्रकार से वो थोड़े चबूतरे का निर्माण करते थे। अब इनके बीच में दो रोज होती है स्टेयरकेस की, लॉन्ग स्टेयरकेस, लंबे जो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं वो ऊपर जाने के लिए और नीचे जाने के लिए। दो इसलिए कि एक जो है वो सिर्फ ऊपर जाने के लिए यूज़ की जाती है और जो दूसरी है वो नीचे जाने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब वन वे सिस्टम ही यहाँ चलता है। और इससे क्राउड भी नहीं होता है, क्राउड सेपरेट हो जाता है। ऊपर जाने वाले इधर की सीढ़ी का यूज़ करते हैं और नीचे जैसे जाना है दूसरी सीढ़ी का इस्तेमाल करता है। इस प्रकार से क्राउडिंग भी कम हो जाती है और आसानी होती है हर काम के लिए। अब हम इसे हिस्ट्री में देखते हैं। अलबुरानी ने बहुत सी चीज़ें देखी हैं और उनके बारे में लिखा है, उस समय के बारे में, जिसकी मदद से हम भी हमारी हिस्ट्री को पढ़ पा रहे हैं। अब बात आती है दांडी मार्च की। दांडी मार्च के बारे में जो सभी को पता है, गांधी जी ने दांडी मार्च की थी। अब ये 1930 की बात है, इंडिया जब इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था उसके पहले की बात है। ब्रिटिश जो है उन्होंने लॉ बनाया था कि प्यूपिल जो है वो अपने आप सॉल्ट नहीं बना सकते, मतलब कोई भी अपना प्राइवेट सॉल्ट मेकिंग नहीं कर सकता। वो जितने भी सॉल्ट मेकिंग होंगे वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स की निगरानी में ही होंगे और उनके अंडर ही होंगे। तो उन्होंने ये रूल बनाया था और इसकी वजह से जो सॉल्ट पे टैक्स होता था, जब कॉमन मैन तक पहुंचता था तो जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, तो उसकी प्राइस भी हाई हो जाती थी। अब इस नियम की वजह से बहुत से जगह, बहुत से घरों में लोग जो गरीब होते हैं या जिनके पास कम पैसे होते हैं वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे। और जैसे आप सबको तो पता ही है कि सॉल्ट के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। सॉल्ट नहीं होता है खाने में तो क्या खाना स्वादिष्ट ही नहीं लगता। तो अब इसके बाद गांधी जी ने कहा कि कोई इसके ऊपर अलाउंस कैसे बना सकता है, जबकि ये तो नेचर का गिफ्ट है। वो सॉल्ट तो नेचुरली हमें मिलता है, तो इसे तो हम ले सकते हैं। और फिर गांधी जी ने अपने साथ बहुत सारे पीपल्स को साथ में लिया और एक यात्रा पे निकल गए। धीरे धीरे उनके साथ दूसरे भी जैसे जैसे सबको पता चलते गया इस यात्रा के बारे में, तो और भी कई पर्सन्स उनके साथ जुड़ते चले गए। अब ये यात्रा शुरुआत हुई थी अहमदाबाद से दांडी तक। दांडी जो है वो गुजरात का किनारा बोल सकते हैं, गुजरात में जो किनारा है समुद्र का किनारा दांडी। और उन्होंने इस लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट निकाला था, ठीक है। अब हम ये तो बात हुई कि जो उसके लिए यात्रा निकाली गई थी। अब क्या आपको पता है कि ये सॉल्ट कैसे बनता है? ये जो सॉल्ट है ये इसको प्राप्त करने के लिए जो हमारे सी वाटर है, समुद्र का पानी है, उसे शैलो बेड्स पहले सैंड में बनाए जाते हैं। समुद्र के किनारे शैलो बेड्स, शैलो मीन्स उथले, ज़्यादा गहरे नहीं बनाना है। और इसमें पानी स्टोर कर लिया जाता है और फिर उसे छोड़ दिया जाता है। जैसे जैसे सनरेज आती हैं जो वाटर है वो इवेपोरेट होगा, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, इवेपोरेट होता है और उड़ जाता है और लास्ट में हमारे पास सॉल्ट बचता है। इस प्रकार से जो है हम सॉल्ट को नेचुरली
समुद्र के पानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट जो पॉइंट है वो एनीमिया की है, जो कि दिल्ली के स्कूल्स में उस टाइम की बात है जब ये कॉमन हो गया था। 17 नवंबर 2007 की बात है। थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन जो कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कूल में पढ़ते थे दिल्ली के जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते थे उसमें से हज़ारों बच्चे जो हैं वो एनीमिया का शिकार हो गए थे। अब इसकी वजह से उनके फिज़िकल और मेंटल हेल्थ पे प्रभाव पड़ रहा था। एनीमिया की वजह से बच्चे अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे थे, उनके एनर्जी लेवल जो है वो लो हो गए थे। इससे उनकी पढ़ाई करने की क्षमता जो है वो भी अफेक्ट हो रही थी। फिर जैसे उन्होंने टीचर्स ने ऑब्ज़र्व किया बहुत से बच्चों में ये, फिर हेल्थ चेकअप्स कराए गए थे और हेल्थ कार्ड भी बनाए गए थे ताकि लंबे समय तक उनके हेल्थ पे ध्यान रखा जा सके, ऑब्जर्वेशन में रखा जा सके। और इससे एनीमिया को ठीक करने के लिए इन्हें आयरन टैबलेट्स दी जाने लगी। तो यहाँ से एक बात निकल के आती है कि एनीमिया जो है उससे फिज़िकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ दोनों अफेक्ट होती है, एनर्जी लेवल भी कम हो जाता है, स्टडी, अब ये सब प्रॉब्लम्स होगी तो हम स्टडी नहीं कर पाएंगे। और नेक्स्ट चीज़ इसमें ये थी कि एनीमिया से बचने के लिए आयरन टैबलेट्स का हम यूज़ कर सकते हैं। अब है यहाँ पे मलेरिया की बात आती है। तो मलेरिया के लिए मेडिसिन्स क्या हो सकती हैं? तो बहुत पुराने वक्त टाइम से ही बात है, मतलब पुराने समय से चली आ रही है कि जो किंकोना ट्री होता है उसकी जो बार्क होती है उसको सुखाकर उसका पाउडर बना के ही मेडिसिन की तरह, मलेरिया की मेडिसिन की तरह उसका यूज़ किया जाता है। पहले जो पीपल्स थे वो बार्क को बॉईल करते थे और उसका पानी छान के पेशेंट्स को दिया जाता था। और अब हम देखते हैं कि इसके लिए अब टैबलेट्स भी बनने लग गई हैं। अब है नेक्स्ट हमारी कहानी अलोन ऑन द माउंटेन टॉप। माउंटेन टॉप के बारे में ही छोटी सी कहानी है। 12 ईयर ओल्ड गर्ल है जो कि माउंटेन्स पे रहती हैं, जो कि स्कूल पिकनिक पे गई है। अब वो जो 4000 मीटर की जो माउंटेन की चोटियां हैं, ऊंचाई है, वहाँ तक क्लाइंब करती है उसके फ्रेंड्स के साथ। गर्ल जो है वो ये सब अपनी मस्ती मजाक एडवेंचर के लिए करती है। जल्दी ही अंधेरा हो जाता है और चूँकि वो इतना ऊंचे पे थे और अंधेरा हो गया था इसलिए वो नीचे नहीं आ पाते, उन्हें वहीं रुकना पड़ता है। और बहुत ज़्यादा ठंड, इतनी ऊंचाई पे, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं ठंड बढ़ती है, सो वहाँ और रात में तो और ज़्यादा बढ़ती है। तो रात हो गई थी तो बहुत ज़्यादा ठंड भी बढ़ गई और पूरा स्कैरी इन्वायरमेंट हो गया था। अब वो अकेले ही गए थे, मतलब वो कुछ अपने साथ खाने की चीज़ नहीं लेके गए थे, तो उनके पास कुछ खाने को भी नहीं था और नाइट जो थी वो बहुत लॉन्ग नाइट की तरह उन्हें प्रतीत हो रही थी। अब ये जो छोटी बच्ची है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये इनका नाम बचेंद्री पाल था और जब वो बहुत ही यंग थी, मतलब जब वो 12 इयर्स की थी तब की ये कहानी है। और वो गर्ल कौन है? बचेंद्री पाल है। अब जो हम बात करते हैं, बचेंद्री जो हैं वो नाकोरी विलेज में गढ़वाल एरिया, उत्तराखंड का गढ़वाल एरिया है जहाँ पे एक नाकोरी विलेज है, वहाँ पर वो पली बड़ी हैं। जब वो बड़ी हुई उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग ज्वाइन किया और ये उत्तरकाशी में है। उनके जो गाइड थे वो है ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, जो कि उनके गाइड हैं।
अब उनका जब ट्रेनिंग सेशन था तब उन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया और वो पहले उन्होंने खुद ने पूरी ट्रेनिंग ली, सीखा। उसके बाद वो इतना ज़्यादा स्किल्ड हो चुकी थी कि फिर वो दूसरी वुमेंस को भी ये सब सिखाने लगी। 1984 की बात है। बचेंद्री जो हैं वो माउंटेन क्लाइंबर की जो टीम होती है, हर साल माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए एक टीम सेलेक्ट होती है जो कि माउंटेन चढ़ती है, चोटी तक ऊपर तक जाती है। 1984 में वो उस टीम में एज ए मेंबर सिलेक्ट हुई। अब बात है स्नो स्टॉर्म की। क्लाइंबिंग स्लोली बट स्टीडली टुवर्ड्स द पीक। अब इसमें से कुछ पॉइंट्स कट करके मैंने डायरेक्ट यहाँ से पोर्शन लिया है, हाफ कट करके। It was 7 minutes past 1 o'clock in the afternoon of 23rd May when Bachendri Pal stepped onto the peak of 89,000 meters high Mount Everest, also called Sagarmatha in Nepal. इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जिसे कट कर दिया है मैंने, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिससे क्वेश्चंस बनते हैं उसे लिया है। तो 7 मिनट पास्ट 1 o'clock जो टाइम हो रहा था आफ्टरनून का था, और डेट थी 23rd मई, जब बचेंद्री पाल 89,000 मीटर्स ऊपर जो एक माउंट एवरेस्ट की जो एक चोटी है जिसे सागरमाथा भी कहते हैं, जो कि नेपाल में है, वहाँ तक पहुँचे। वहाँ पर एक और उनके साथ टीम मेंबर था। अब वहाँ पर इतनी भी स्पेस नहीं थी कि 2 व्यक्ति एक साथ एक ही जगह पर वहाँ खड़े रह सके। ऐसी जगह पर वो चल रहे थे, मतलब इस प्रकार से उन्हें चलना पड़ता था। अब एक स्लिप अगर हो जाए गलती से तो वो कितना बहुत हज़ारों फीट नीचे गिर सकते थे। और बचेंद्री जो थी और उनकी जो टीम मेट थी वो बड़े आसानी से अपनी टीम मेट्स के साथ धीरे धीरे आइस में आगे बढ़ते जा रहे थे। उन्होंने जो एक्स था उसको और हुक का यूज़ करते हुए रोप की सहायता से ऊपर बढ़ते जा रहे थे, और फिर उन्होंने एरिया क्रिएट करा और वो वहाँ पे आराम से खड़े रहने लगे। अब वो कोल्ड बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो शिवर कर रहे थे, ठंड की वजह से काँप रहे थे, लेकिन जो अचीवमेंट उन्हें मिला था उसकी गर्मी की वजह से वो वहाँ खड़े रह पा रहे थे। अब उन्होंने अपना हेड बॉ करा और उन्होंने अपना नेशनल फ्लैग निकाल के वहाँ लगाया। फिर उन्होंने फ़ोटोग्राफ्स ली और उन्होंने लगभग 43 मिनट्स वहाँ पे रुके। कितने मिनट रुके वो वहाँ पे? जब उन्होंने वहाँ पहुँच गए, उन्होंने फ्लैग लगाया, फ़ोटोग्राफ्स ली और एटलीस्ट 43 मिनट्स वो वहाँ पे रुके हाईएस्ट पिक पे। बचेंद्री पाल जो हैं वो फर्स्ट इंडियन वुमन बनी और माउंट एवरेस्ट पे पहुंचने वाली सबसे पहली भारतीय महिला, और अगर हम वर्ल्ड में देखें तो वो 5th वुमन थी जो कि इतनी ऊंचाई पर गई थी। सो थैंक यू। आज के पोर्शन में हमने इतने ही पॉइंट्स रखे हैं। आई होप आपको समझ में आए हों, एंड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल मुझे कमेंट कीजिए, मैं उन चीज़ों को फिर से रिवाइज़ करूँगी। थैंक यू, बाय बाय।